दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्ट्रीम में। मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में ये वीडियो इल्तुतमिश पार्ट 1 के नाम से है। जी हाँ, इल्तुतमिश से ही जुड़ी हुई एक और वीडियो आएगी पार्ट 2 नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में लेता है, लेकिन महज 4 सालों के बाद ही चौगान खेलते समय एक दुर्घटना में इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद आराम शाह नाम का एक व्यक्ति चंद महीनों तक शासक बना रहता है, परंतु इसमें सत्ता को चलाने की योग्यता नहीं होती है, जिसके चलते अमीर वर्ग द्वारा बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को सत्ता संभालने का निमंत्रण दिया जाता है और इल्तुतमिश इस सुनहरे अवसर को सहर्ष स्वीकार कर लेता है और लाहौर की तरफ प्रस्थान कर देता है। अब आगे। तो जब इल्तुतमिश लाहौर की तरफ आ रहा होता है तो आराम शाह अपनी सेना लेकर के इसे रोकने के प्रयास में आगे बढ़ता है और दोनों की सेनाओं का आमना सामना जूद के मैदान में होता है। इस युद्ध में इल्तुतमिश विजयी होता है और आराम शाह आराम करने लगता है। तो ध्यान रखिएगा कि 1211 में जूद का युद्ध इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच ये हुआ था। आराम शाह को पराजित करके इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक बन जाता है और 1211 से 1236 तक शासक बना रहता है। तो गुलाम वंश के शासकों में सबसे लंबा शासनकाल इल्तुतमिश का ही था। इल्तुतमिश इलबरी जनजाति का तुर्क था और शमशी वंश से ताल्लुक़ रखता था, मतलब शमशी खानदान से। उसका व्यक्तिगत भी तो खानदान रहा होगा ना। कहा जाता है कि इसके पिता का नाम आलम खां या कहीं कहीं ईलम खां मिलता है, जो कि शमशी खानदान से थे। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम होता है और ऐबक गोरी का गुलाम होता है ना। तो इसकी वजह से इल्तुतमिश को इतिहासकारों ने गुलामों का गुलाम कहा है। बाद में ऐबक ने अपनी पुत्री का निकाह इल्तुतमिश से कर दिया और इसको बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद 1211 में शासक बन ही जाता है ये। तो शासक बनने के बाद से ही इसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ता है और पहला बड़ा विद्रोह यल्दौज के द्वारा किया जाता है। यल्दौज गोरी के ही एक गुलामों में से एक था, जो कि गोरी की मौत के बाद गजनी की गद्दी पे कुछ दिन तक बैठा था। तो जब इसको पता चलता है कि दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश बन गया है, तो ये विद्रोह करता है और दिल्ली सल्तनत पे अपना दावा करता है। दोनों के बीच 1216 में तराइन के मैदान में युद्ध होता है, जिसे तराइन का तीसरा युद्ध कहा जाता है। तो यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच लड़ाई यहाँ पे होती है और यल्दौज पराजित हो जाता है, इल्तुतमिश विजयी। इसी के अगले साल 1217 में लाहौर पे कब्जा जमाए कुबाचा को भी इल्तुतमिश बुरी तरह से पराजित करता है और कुबाचा अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और सिंधु नदी में कूद जाता है, जिसके चलते वो डूब के मर जाता है। 1221 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है 1221 में होती है, मांग बरनी इंसिडेंट। तो देखते हैं ये क्या है। मध्य एशिया का एक शासक हुआ करता था मांग बरनी। उस पर चंगेज़ खां, जिसका मूल नाम तेमुचीन था, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो मंगोल शासक चंगेज़ खां आक्रमण करता है मांग बरनी पे और मांग बरनी भागता हुआ भारतीय क्षेत्र में इल्तुतमिश से शरण मांगने के लिए आता है और इसका पीछा करते करते चंगेज़ खां भी उत्तर पश्चिमी सीमा तक पहुंच जाता है, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे इल्तुतमिश सूझबूझ और समझदारी का परिचय देता है और मांग बरनी को शरण देने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने शरण दिया तो चंगेज़ खां रूपी तूफान दिल्ली सल्तनत पर भयानक तबाही मचा सकता है। इसलिए उसने मना कर दिया और इस तरह भारतीय क्षेत्र चंगेज़ खां के लूटपाट से बच गया। चलिए आगे चलते हैं। 1225 में तिलियागढ़ के युद्ध में इल्तुतमिश द्वारा बिहार पर कब्जा जमाए इवाज खिलजी को पराजित किया जाता है और बिहार का सूबेदार इसने इवाज की जगह पे फिर मलिक जानी को नियुक्त किया। ठीक है। तो बिहार की परीक्षाओं के लिए एक उपयोगी तथ्य है कि इवाज की जगह किसको
इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार बनाया था, तो मलिक जानी को बनाया था, याद रखिएगा। 1226 में रणथंबोर अभियान में भी इल्तुतमिश को सफलता हासिल होती है। फिर 1229 में खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से इल्तुतमिश खिलअत पत्र प्राप्त करता है। खिलअत जो पत्र होता है वो इस्लामी कानून के अनुसार एक प्रमाण पत्र होता है जो कि किसी को कानूनी मान्यता देता है सुल्तान बनने की, है ना। तो इस तरह खिलअत प्राप्त करने वाला इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान हुआ जो कि खलीफा से कानूनी मान्यता प्राप्त करता है। ठीक है, जहां हमने देखा था कि ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी, तो वहीं दिल्ली को राजधानी बनाता है इल्तुतमिश, है ना। इल्तुतमिश अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? दिल्ली में बनाता है। 1230 में इसने बंगाल के सूबेदार अली मर्दान को, ये मर्दान लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये अली मर्दान को पराजित करता है इल्तुतमिश। ठीक है, 1236 में बयाना पे अभियान करता है। बयाना राजस्थान क्षेत्र में पड़ेगा। तो बयाना के अभियान के दौरान ही ये बीमार पड़ता है और स्वास्थ्य बिगड़ने के क्रम में कुछ दिन बाद इसकी मौत हो जाती है और इसको दिल्ली में दफना दिया जाता है। तो कहाँ पे मकबरा है इसका, इल्तुतमिश का? दिल्ली में, ये याद रखिएगा। तो जब ये जीवित था तो इसने अपने पुत्रों के बजाय अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था और इस तरह ये पहला शासक गुलाम वंश का था जिसने सत्ता को वंशानुगत बनाया, क्योंकि अपनी पुत्री को, अपने जो ब्लड रिलेशन को सत्ता की घोषणा करता है कि हमारा उत्तराधिकारी यही बनेगी, रजिया। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इल्तुतमिश पार्ट 2 के साथ अगले वीडियो में, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। तो ठीक है, थैंक यू।